आज से हम लोग एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। ज्योतिष बिल्कुल बिगनिंग से देखेंगे कि क्या है, किस तरीके से काम करती है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ज्योतिष को अगर हम देखें तो ज्योति प्लस ईश। ज्योति यानी कि लाइट, और ईश यानी ईश्वर। ईश्वर की एक ज्योति है। इसको देवज्ञ भी बोला गया है, देवताओं की आज्ञा जिसमें सम्मिलित हो। वो व्यक्ति जो देवताओं की आज्ञा जो है वो हम तक पहुंचाता है, किस तरीके से चीजें हमारे पास आती हैं और फिर हम आगे वाले को पहुंचाते हैं, वो ज्योतिष कहलाता है। साथ में ये भी देखा जाए तो जो प्रकाशीय पिंडों का ज्ञान है, ज्योति मतलब प्रकाशीय पिंडों का ज्ञान, और ईश यानी ईष्ट की सिद्धि। जो लोग इस चीज की सिद्धि कर लेते हैं या इस चीज का पूजा या ज्ञान लेते हैं, वो ज्योतिष कहलाते हैं। अब प्रकाशीय पिंड में क्या आता है? हमारे ग्रह, नक्षत्र, तिथि, वार, योग, करण, दिनमान, रात्रिमान, अ, चंद्रमा है, हमारा राशि है, हमारी लगन है, ये सारी चीजें, प्रहर है, ये सब जो प्रकाशीय पिंड के अंदर आते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी नॉलेज होती है वो होती है ज्योतिष। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष मतलब कोई आज की तो है नहीं, और इसको बोला भी गया है कि ये शिव और माता पार्वती के बीच का संवाद है, जिसको कि वो जो दिव्य संवाद है उसको ऋषियों ने, मुनियों ने ग्रंथों में लिखा है, सूत्रों में बदला है और हम तक पहुंचाया है। और अगर देखें तो इसकी बहुत सारी पद्धतियां हैं ज्योतिष की। हम पराशर ज्योतिष है, फिर जैमिनी है, केपी है, अष्टक वर्ग है, भृगुनंदी नाड़ी है। तो ये इसकी एक तरीके से शाखाएं बोल सकते हो, जो हर शाखा अपने आप में एक परिपूर्ण है। सबका जो डेस्टिनेशन है वो एक ही जगह पहुंचता है। जो हम लोग कुंडली देखकर जो भी प्रिडिक्शन करते हैं, सब अलग अलग तरीके से पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचते वहीं पर है। और ज्योतिष है जो पहले भी आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है कि जब श्री राम जी का जन्म होना था तो भी ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ करवाया था, दशरथ जी से और उनकी रानियों से यज्ञ करवाया था, तो ताकि वो उस यज्ञ के फल स्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। फिर जब रावण का वध हुआ था, तब भी देवताओं ने एक मैसेंजर भेजा था, मुझे नाम वैसे एकदम से ध्यान नहीं है। वो राम जी के पास गए थे और उन्होंने कैलकुलेशन बताई थी कि जब ये नक्षत्र, ये योग, ये सब बनेगा तो आप कुछ टाइम के लिए रुकिए, उसके बाद आप रावण पे प्रहार कीजिएगा। श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तो ये भी एक भविष्यवाणी है, ज्योतिष की गणना है कि देवकी का 8वां पुत्र ही करेगा। फिर जब उनका नामकरण संस्कार हुआ था श्री कृष्ण का, तो गर्ग ऋषि ने ज्योतिषीय गणना करके ही उनका नाम रखा था। ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिए हैं कि ये ज्योतिष आज का नहीं है, बहुत पुराना है, पुराने समय से चला आ रहा है। नए उसमें आके थोड़ा सा स्वरूप इसका जरूर बदल गया है, लेकिन ये बहुत पहले से चला आ रहा है। अब हम अब हम ये देखते कि मतलब जैसे एक एक चीज जो मैंने अभी आपको प्रकाशीय पिंड में मैंने चीजें बताई हैं ना, उनको हम एक एक को देखेंगे। उससे पहले एक चीज बता दूं, इसके ज्योतिष के ना 6 भाग हैं, लिम्स ऑफ ज्योतिष बोल सकते हो।
उसके अंदर एक तो आता है ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, जो एक गणना की जाती है कि कहाँ पे कौन से नक्षत्र है, कौन से, सब सारी गणना होती है। फिर एक पार्ट आता है उसके अंदर कैलकुलेशंस का, जो हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई जातक है तो उसकी लगन क्या होगी, उसकी राशि क्या होगी, वो एक कैलकुलेशन का पार्ट है। या कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, कितना डिग्री चला है, तो ये सारी चीजें हमारी कैलकुलेशन के पार्ट में आती हैं। एक पार्ट उसका होता है नेटल एस्ट्रोलॉजी, मतलब जातक स्वयं, वो पर्टिकुलरली वो पर्सन, उससे रिलेटेड उसका जो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो हम लोग डेट टाइम प्लेस डाल के जो हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलती है सारी, एक पार्ट वो हो गया। फिर आता है, एक आता है प्रश्न, जिस समय आपके पास वो आ रहा है उस समय की जो एनर्जी होती है, उस समय के जो उसके क्वेश्चंस होते हैं, वो उसका पार्ट है। फिर एक आता है मुहूर्त, हम मुहूर्त भी निकालते हैं कुछ काफी सारी चीजों में, तो वो। और एक आता है आपका निमित्त। निमित्त, कोई आपके पास आ रहा है, उस समय आपके आसपास क्या चीज घटित हो रही है, वो निमित्त भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी मतलब आप ज्योतिष जो कर रहे हैं उनके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। अब देखते हैं नक्षत्र। 27 नक्षत्र होते हैं, सबको पता है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। आज हम क्योंकि प्रकाशीय पिंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा उसका नॉलेज होना चाहिए। डिटेल इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। नक्षत्र है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, है ना, ये सारे हैं। बोलने में 27 ही आते हैं, होते हैं 28 है। अभिजीत, अभिजीत को हम लोग सिर्फ मुहूर्त के लिए काम में लेते हैं, उसको हम ये नक्षत्रों में वैसे काउंट नहीं किया जाता है। और गर्मी की अगर बात करें तो अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50-51 से शुरू होता है, 45 मिनट्स तक रहता है। और सर्दियों में यही टाइम हो जाता है, 11:45 के आसपास शुरू होता है। बुधवार को अभिजीत नक्षत्र काउंट नहीं होता, क्योंकि उस समय उस दिन राहु काल होता है ना। और इसको सिर्फ मुहूर्त के लिए और अच्छे कामों के लिए अभिजीत मुहूर्त को काम में लिया जाता है। फिर हमने देखी थी तिथियां। तिथियां 16 होती हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, है ना। 14 तक सब पता है। 15वां जो तिथि होती है वो पूर्णिमा होती है, और अमावस्या को 30वां नंबर मिला है ना। 30 नंबर से अगर हम तिथि को डिनोट करेंगे, 30 है जहां लिखा है, उसका मतलब अमावस्या। क्योंकि प्रथमा तिथि से लेकर 14 तक रिपीट होती है, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, सिर्फ लास्ट वाली चेंज होती है, एक में अमावस्या आती है और एक में पूर्णिमा आती है। तो पूर्णिमा को हम 15 नंबर से डिनोट करते हैं और अमावस्या को 30 नंबर से डिनोट करते हैं। फिर एक हमने प्रहर देखे थे। प्रहर आपको पता है कितने होते हैं दिन में? 24 घंटे में कितने प्रहर होते हैं, कोई बताओ। हम 4 प्रहर। और कोई? 4 ही होते हैं। 8 चार प्रहर है? होते हैं। 8 प्रहर होते हैं। जी मधुलिका जी, हाँ जी, 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन के 4 रात के। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, फिर 6 से 9, 9 से 12, है ना। ठीक है, 8 प्रहर होते हैं। तो ये इन्हीं को मिला के हमारे जो है 24 घंटे बनते हैं। फिर आते हैं योग। योग भी हम आगे डिटेल में देखें कि ये भी 27 होते हैं, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही योग भी होते हैं। और योग के बिना मुहूर्त नहीं निकलता हमारा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं योग। जैसे नक्षत्र होते हैं, तिथियां होती हैं, वैसे योग भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमारा था फिर एक करण है, 11 करण होते हैं, बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनीच, विष्टि, किस्तुग्न, नाग, चतुष्पद, और एक और है, ठीक है, हम देखेंगे। दिनमान उसको बोलते हैं जब सूर्य चलता है,
रात्रिमान उसको बोलेंगे जब चंद्रमा चलता है। ये जो आज की क्लास है ना, वो डेफिनेशंस मान लीजिए, जो छोटी छोटी चीजें होती है ना हमारी हमें हमें बस उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आगे बहुत सारी चीजें काम आएंगी, कुछ चीजें नहीं भी आएंगी, लेकिन हमें एटलीस्ट, क्योंकि हम ज्योतिष कर रहे हैं तो हमको पता होनी चाहिए, इसलिए हम उन चीजों को देख रहे हैं। फिर चंद्रमा, हमने चंद्रमा देखा, चंद्रमा सबका मित्र है, माता को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा सबके लिए एक समान सोचता है, एक सा कार्य करता है। फिर आती है राशियां, राशियां 12 होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये इनका सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस को आपको याद भी करना होगा कि अगर कोई बोले कि 7 नंबर राशि कौन सी है, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए तुला राशि है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। कोई बोले कि 12 नंबर राशि कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मीन राशि है ना। तो ये सब आपको याद रख करने हैं आगे चल के। फिर लग्न, लग्न भी 12 होती हैं, और लग्न राशियों से ही बनती है। अब लग्न कैसे बनती है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? जब भी सूर्योदय होता है, तो वो उस समय कोई ना कोई एक लग्न उदित होती है ना। जिस राशि में सूर्य गोचर कर रहे होते हैं, उस लग्न से वो उस दिन की लग्न उस राशि से उदित होती है, तो वो ही पहली लग्न बनती है। जैसे अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, 14 तारीख को वो गोचर करेंगे मीन में, है ना। तो अभी की बात करेंगे तो कुंभ से उदित होगी कुंभ, फिर मीन, फिर मेष, है ना। वो सीक्वेंस वैसे ही चलेगा, वृष, मिथुन, इस तरीके से। अभी मैं बताऊंगी आपको कि ये इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। जो लग्न उदित होती है उसको भी हम देखेंगे थोड़ी देर में, है ना। उसके बाद हमारा था करण, करण मैं आपको बता दिए। बाकी मोस्टली मैंने सारी चीजें आपको, हाँ उसकी मैंने बता दी कि जो प्रकाशीय पिंड की अपन बात कर रहे थे ना, वो वाली सारी चीजें आपको मैं बता चुकी हूँ। अब देखते हैं कि असल में ज्योतिष जो हमारी कुंडली बनती है, कुंडली का क्या है कि कुंडली होती है, उसके अंदर राशि किसी किसी घर पे कोई कोई राशि है अलग अलग घर पे बैठी है, और उसमें कहीं कहीं पे ग्रह बैठे हुए हैं। अब ये ग्रह क्या है? ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, उनके हिसाब से हमें ग्रह मिलते हैं। तो ये इसको भी 3 पार्ट्स में, अगर हम कर्मों के सिद्धांत की बात करें तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो संचित कर्म है। संचित कर्म वो होते हैं जो आपके पुराने जो जन्मों के कर्म है, जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं, वो। फिर आते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध आपने सुना भी होगा कि ये मेरा प्रारब्ध है, ये आपका इस जन्म का प्रारब्ध है। मतलब वो जो संचित कर्म है, उसका एक हिस्सा जो आपको इस जन्म में भोगना है, वो होता है आपका प्रारब्ध कर्म। एक आता है क्रियामान कर्म। क्रियामान कौन से होते हैं? जो अभी कर्म हम कर रहे हैं वो हमारे हाथ में होते हैं, इनको फ्री विल भी कहा जाता है। आज अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो हमें अगर इस चीज का बोध है कि एक तरीका गलत है, एक तरीका सही है काम करने का, हम कौन सा तरीका चुनते हैं, उससे जो हमारे प्रारब्ध होने थे, हमको मिलने थे ना, उनमें अंतर आ जाता है। अगर हमने गलत तरीका चुना तो प्रारब्ध बहुत अच्छे से मिलेंगे हमको, फल भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। अगर उसको हम अच्छे कर्म कर लेंगे तो वहां पे कुछ कमी हो जाएगी। एक आपने सुना भी होगा कि अगर आप आध्यात्मिक उस पे हो रास्ते पर, तो सूली को शूल में बदला जा सकता है। किसी को फांसी लगनी थी,
किसी को फांसी लगनी थी और उसने अगर सही राह चुन ली, अगर सही से काम कर लिए, अच्छे कर्म कर लिए, तो उसको सिर्फ कांटा चुभ के रह गया, सूली को शूल में बदलना। तकलीफ तो हुई क्योंकि वो उसका प्रारब्ध था, मिलना था उसको, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया, है ना। अभी तक में हमने जो देखा उसमें आपको किसी को कोई कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अदिति जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। किसी और को आ रही है अदिति जी की वॉइस? नहीं आ रही। अदिति जी, आपके उसमें ना वो कुछ आपको चेक करना पड़ेगा, वो माइक उसका शायद स्पीकर स्पीकर वाला आप एक बार देखो। अच्छा, उनका हो गया। ठीक है, मैं तब तक आज की पीपीटी शेयर करती हूँ। अभी तक तो हम लोगों ने एक वो देख लिया था इसका। दिखाई दे रही है आप लोगों को? शो रही है। अदिति जी, हाँ अदिति Am I जी। audible now? हाँ हाँ, अब बताइए आप क्या कह रहे थे। अच्छा, अब हुआ ये है कि मैंने स्टार्ट शायद मिस कर दिया, तो सब हाँ। बाउंसर किया जितना आपने बोला, वो कुछ और समझ नहीं आया, और आप बहुत शुद्ध हिंदी बोल रहे हो, नहीं, क्योंकि कुछ समझ कोई नहीं कोई आ रहा है मेरे। मैंने बहुत तो इतनी तो नहीं बोली है, ठीक है, और शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रख लूंगी। बाकी आप रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा भी ऐसा ऐसा ठीक कुछ है, करा डन है ना। डन डन आप डन। रिकॉर्डिंग सुनना, फिर हो जाएगा। ये आज की वो पीपीटी मैंने आपको ये बता ही दिया, ये सारा ज्योतिष क्या होता है ये सब मैंने बता दिया, देवज्ञ वाला भी बता दिया आपको, है ना। ये एलिम्स ऑफ ज्योतिष में मैंने बताए थे आपको। अब बात करते हैं हॉरोस्कोप की, है ना। कुंडली क्या है? कुंडली की अगर बात करेंगे, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। है ना। हाँ, तो अगर नहीं दिख रहा तो मैं ब्लैक लूं क्या? ठीक है, ये जो है ये हमारा पूरा होता है 360 डिग्री का। एक सर्कल हमारा 360 डिग्री का है। और हम लोगों को पता है जो हम लोगों ने अभी देखा कि 12 राशियां होती हैं। अगर हम 360 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारा क्या आता है? 30 डिग्री, है ना। तो ये जो 12 भाव है, हर भाव को 30-30 डिग्री मिला हुआ है ना। और इस एक एक मिनट दीप्ति जी, दीप्ति जी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। आपने स्क्रीन शेयर ऑन किया हुआ है, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है इसलिए बहुत छोटा आ रहा है। ओके ओके ओके, एक हाँ। मिनट। अभी अभी आ रहा है क्लियर? अभी अभी दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो ये हर भाव को 30-30 डिग्री का मिला हुआ है। ये चीज तो समझ में आ गई ना। 360 एक सर्किल हमने देखा है ना, 360 डिग्री का होता है। ये तो मैथ्स में सबने पढ़ा हुआ है ना। उसको ही हम लोगों ने 12 भागों में इस तरीके से बांट दिया है। तो हर भाग को 30-30 डिग्री मिला है। तो ये हर जो भी भाव है सब 30-30 डिग्री के हैं। तो मतलब टोटल करेंगे
तो 360 डिग्री आ जाता है इसके अंदर। अब हमने जो लगन उदित होने की बात करी थी उसको देख लेते हैं। कोई भी कभी भी कुंडली रहेगी, ये आपका ईस्ट है ना, ये वेस्ट है, ये साउथ है, और ये आपका नॉर्थ है ना। जब लगन उदित होती है तो वो ईस्ट होराइजन में उदित होती है, कोई सी भी, है ना। जो भी लगन उदित होगी वो हमेशा ईस्ट में ही आएगी। अभी जैसे इन दिनों की अगर बात करें तो 6:45 के आसपास अभी सूर्योदय हो रहा है इन दिनों पे, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं 6:45 से लेके 2-2 घंटे का, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं तो 2-2 घंटे की एक लगन हम लोग मानते हैं। प्रॉपर कैलकुलेशन में जाएंगे तो वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है पहले वाले भाव की। पहली जो लगन बनती है ना सूर्योदय के समय पे, वो धीरे धीरे आगे चेंज होती है, उसको हम बाद में देखेंगे। ये अगर 2 घंटे की हम करेंगे तो ये 8:45 तक जाएगी। इससे चल रहे हैं, यहाँ पे हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, है ना। ये 8:45 से लेके 10:45, ये 10:45 से लेके 12:45, इस तरीके से ये समय आगे चलता जाएगा, है ना। और जो सूर्योदय के समय हुई वहां पे सूर्य क्या रहेगा, पहले भाव में मिलेगा हमको। जिस राशि में इस समय गोचर कर रहा है वहीं से लगन उदित होती है और वो सूर्य को पहला भाव मिलता है। अभी 11 नंबर में चल रहे हैं सूर्य, कुंभ में चल रहे हैं। तो अगर किसी का जन्म सुबह 6:45-7 बजे हो रहा है आज की डेट में, या एक आध दिन में, तो उनकी लगन कुंभ आएगी, है ना। ये क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, या इसमें कुछ आपको डाउट है? क्लियर। है ना। अगर किसी का जन्म 8:45 से लेकर 10:45 के बीच में हो रहा है सुबह, तो उनकी जो लगन हो जाएगी वो मीन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 12 नंबर आई, है ना। ये लगन इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से लगन किसी की भी डिसाइड होती है। जब भी जातक का जन्म होता है तो लगन इसी तरीके से डिसाइड होती है। बारह भाव अभी हम देख रहे थे। 12 भाव ये हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, है ना। 12 भाव का देख लेते हैं हम। ठीक है, ये पहला भाव। अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ लगन के लिए जो जो सूर्य का चलना होता है वो क्लॉकवाइज जाता है, कि सूर्य कौन सी राशि में जाएगा, है ना। वो सिर्फ क्लॉकवाइज होता है। अदरवाइज जब भी हम कुंडली देखेंगे हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11 और ये 12 भाव हमेशा फिक्स रहते हैं। ये सीक्वेंस आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये इस हफ्ते का होमवर्क भी रहेगा। कोई पूछे 8वां भाव कौन सा है तो आपका सीधा आपको पता होना चाहिए कि ये 8वां भाव है। कोई कहे 11वां भाव कौन सा होता है तो यही 11वां भाव है।
आज हमने भावों के नंबर लिखे हैं, आज के बाद हम नंबर नहीं लिखेंगे कभी भी, ये फिक्स्ड है। ये चौथा भाव है तो ये चौथा ही रहेगा हमेशा, हर किसी की कुंडली में, है ना। आज हमने रेफरेंस के लिए भावों के नंबर लिख लिए हैं, अब आप इनको याद कर लेंगे कि पहला कौन सा है। सीक्वेंस ये चलेगा ऐसे, ठीक है। ये पीपीटी में आ जाएगा आपके पास, उसको देख के आप लोग याद कर लीजिएगा कौन सा भाव कौन सा है। अब इन 12 भावों की बात अगर करें तो पहले भाव से हम देखते हैं तन, फिजिकल बॉडी। इसी को लग्न भी बोलते हैं, इसी को असेंडेंट बोल लीजिए, है ना। यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर में लग्न लिखा आएगा, किसी में एएससी लिखा आता है असेंडेंट, वो आपका असेंडेंट है। ये तन मतलब हमारी अपीयरेंस कैसी दिखती है, हम कैसे दिखते हैं, हमारा बॉडी का शेप किस तरीके का होगा, हमारा कलर कैसा होगा, ये सारी चीजें फिजिकल जो अपीयरेंस है वो हमको इस भाव से दिखती है। सेकंड, धन, धन भाव, हमारा जो संचित धन है या हम अर्न कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आता है। फिर तीसरा भाव है सहज, सहज मतलब छोटा भाई बहन। इसको याद करने का बहुत सिंपल वो है, तन धन सहज सुख सुत अरि जाया आयु भाग्य कर्म लाभ हानि। ये एक मतलब शॉर्ट तरीका है, आपको याद रहे कि ये 12 भाव में से हम 12 भावों में हम मेन क्या क्या चीज देखते हैं। बाकी चीजें तो हम आगे ऐड करेंगे, लेकिन एक ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए। सुख हमारा आराम, है ना, है भी कि नहीं है वो हमारी कुंडली बताएगी। सुत यानी संतान, पुत्र पुत्री, है ना। अरि हमारे दुश्मन, जाया यानी भार्या या स्पाउस, आयु हम कितना जीवन लेकर आए हैं, कितनी आयु इस जीवन में हम लेकर आए हैं वो यहाँ से देखते हैं। भाग्य, हमारा भाग्य कितना बली है, हमारे को मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो यहाँ से देखा जाता है। हमारे कर्म, किस तरीके के कर्म हम कर रहे हैं, हमारा काम, वो सब यहाँ से देखा जाता है। हमें मिलने वाले लाभ, कहाँ से हमको क्या लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता वो लाभ भाव से, और किस चीज की हमारे जीवन में हानि है वो हमें यहाँ से देखने को मिलती है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। अब बारी प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स हमारा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, है ना। राहु केतु को छाया ग्रह बोला गया है, ठीक है। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, बाकी जो ये मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि है ये कभी सीधे चलते हैं कभी वक्री चलते हैं, है ना, मार्गी वक्री। सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, उनके अंदर वो वक्री का वाला वो नहीं आता है। इनके जो इंग्लिश और हिंदी नाम है मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 1 नंबर राशि मेष को मिली हुई है ना। 1 नंबर अगर बोल रहे हैं तो मेष राशि ही है, आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए। कोई बोले 10 नंबर राशि कौन सी है तो आपके मुंह से निकलना चाहिए कैप्रिकॉर्न, सीधा, है ना। अब बात इनके जो ग्रह हैं स्वामी जो भी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मेष को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, वृषभ शुक्र को मिली है, मिथुन बुध को मिली है, कर्क चंद्रमा को मिली है, सिंह सूर्य को मिली है, कन्या बुध को मिली है, तुला शुक्र को मिली है, वृश्चिक मंगल,
धनु गुरु को मिली है, मकर और कुंभ दोनों शनि के लिए हैं, और मीन गुरु के लिए है। सिंह और कन्या ये दो, सॉरी, कर्क और सिंह ये दो हैं जो कि चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशि मिली हुई है। बाकी सारे ग्रहों को दो दो राशियां मिली हुई हैं। स्कॉर्पियो के अंदर केतु कोलॉर्ड होते हैं, इसके मंगल के साथ कोलॉर्ड है, और कुंभ यानी एक्वेरियस में राहु कोलॉर्ड है। अब देख लेते काल पुरुष की कुंडली क्या है। काल पुरुष की कुंडली है जो महर्षि पराशर ने जो पहली कुंडली बनाई थी वो भगवान विष्णु की बनी थी, उसको काल पुरुष की कुंडली कहा गया है। वो उसके अंदर मतलब सारे राशियां और बॉडी पार्ट्स के साथ भी आप देख सकते हो कि मतलब हर बॉडी पार्ट को एक राशि में डिवाइड कर दिया। काल पुरुष की कुंडली रहती है वो हमेशा एक नंबर से शुरू होती है। एक नंबर से जो कुंडली आएगी वो काल पुरुष की कुंडली कहलाती है ना। ये है काल पुरुष की कुंडली। जैसे सर का भाग मिला है मेष को, फिर चेहरा, आंखें, मुख मिला है टॉरस को, वृष राशि को, गर्दन और कंधे, गला ये मिथुन को मिला है, कर्क को चेस्ट पार्ट मिला है। इस तरीके से ये सारे बॉडी पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये हमेशा अगर काल पुरुष की कुंडली की बात की जाएगी तो हमेशा एक नंबर ही रहेगा इसके अंदर ना। पहले असेंडेंट या लग्न में एक ही नंबर आएगा, 1 2 3 4 इसी तरीके से चलेगी हमेशा, है ना। काल पुरुष की कुंडली याद आपको, आप जब कुंडली बनाओगे ना तो वो इस तरीके से बन रही है, वो आपको याद है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अभी आगे हम दूसरे लगन की कुंडली देखेंगे तो उसमें सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में हमेशा एक नंबर आता है। वो आपको अभी समझ में आएगा आदित्य जी जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। जैसे हाँ, जैसे अभी हमने अभी भाव देखे थे, है ना, वैसे ये राशियां हैं, है ना। राशियों को आपको याद करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। आप एक बार इस चीज को फोकस कर लेते हो ना तो फिर उसको रोटेट करना बहुत इजी होता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कालपुरुष। आपको आप अगर एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ोगे करोगे, कहीं पे किसी की वीडियो भी देखते हो, सुनते हो कहीं पे भी, तो वो आपको कई बार बोलेगा काल पुरुष की कुंडली में ऐसा है। काल पुरुष की आपको पता होना चाहिए काल पुरुष की कुंडली क्या है ना। थैंक यू। वेलकम। हम लग्न देख रहे थे। लगन क्या है, जो जातक के जन्म के समय, जातक बोल लो, नेटिव बोल लो, है ना, जो भी आपके पास कुंडली आई है उसके जन्म के समय ये पहले भाव में कौन सी, जो ईस्टर्न होराइजन में कौन सी राशि है, कौन सी राशि उसके जन्म के समय वहां पे ईस्टर्न होराइजन में है, वो यहाँ पे लिखी जाएगी। वही उसकी लगन कहलाती है। उसका फिजिकल फॉर्म मैंने आपको बताया था, लगन वही होता है। अब 12 राशियां तो 12 में से कोई सी भी लगन हो सकती है। ये हमने ये भी देखा था कि 2 2 घंटे पे लगन चेंज होती है ना। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे लगन चेंज होती है। और ये आपकी लगन है। इस तरीके से एक सर्कल में है ना। ये राशियां इस तरीके से बैठी हुई हैं अपने यूनिवर्स में ऊपर। जैसे जैसे वो रोटेट करती जाती है, उस किस किस राशि के सामने से वो निकल रहे हैं, ईस्टर्न होराइजन सूर्य किस राशि के सामने पड़ रहे हैं, वो राशि हमारी लगन बन जाती है उस समय पर। ये हम देख चुके। अभी हमने
काल पुरुष की कुंडली देखी थी। अब आप ये देख रहे हो कन्या लगन का, है ना? वो 1 नंबर लगन का चार्ट देखा था आपने, अब आप देख रहे हो कन्या लगन का। यहाँ पे आपने 6 लिखा, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, है ना? इसी तरीके से और भी अगर ये 8 नंबर की कुंडली है। मैम वो फिर से ना बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। कोई कर लिया, है ना? दिख रहा है अब आपको? ये 8 नंबर की है, तो यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वृश्चिक लगन की कुंडली, ठीक है ना? अब अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था भाव, हमने देखा था भाव फिक्स्ड है। इसके चौथे भाव में कौन सी राशि आई? कुंभ, है ना? अब देखकर बताओ 11वें भाव में कौन सी राशि बैठी है? कन्या। हाँ, 6 नंबर। अभी अगर कन्या नाम याद है तो आप नंबर बोल दो, ठीक है? कन्या अभी कन्या नंबर बोल सकते हो, है ना? दूसरे भाव में कौन सी राशि बैठी है यहाँ पे? जुपिटर की नौवीं सजिटेरियस। वेजिटेरियन। हाँ, आपको ऐसे ये जब धीरे धीरे आप इस पे काम करने लगोगे ना, ऐसे आपको याद हो जाएगा कि अगर 8 नंबर यहाँ है तो 7वें भाव में दूसरी राशि आएगी, है ना? ये आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएगा जब अपन काम करना शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है ये याद करने के लिए? अपने एक नोटबुक बना लेना, एक रजिस्टर बना लो, उसके अंदर यहाँ पे पहले 1 नंबर की लगन लगाओ, फिर दूसरे नंबर की लगन, ऐसे करके ब्लैंक चार्ट्स बना लो। 3 नंबर की लगन आप करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि अगर यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है तो यहाँ पे 9 नंबर आ जाएगा। आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी वो चीज। बना के देखना, करके देखना, आपको याद आ जाएगा, हो जाएगा याद। अभी तक हमने बात करी ये लगन की। एक होता है लगन और एक आपने सुना होगा राशि, है ना? राशि शब्द सुना होगा कि मेरी कुंभ राशि है, मेरी मीन राशि है, राशि क्या है किसी को पता है? राशि जहां जिस जिस भी राशि में आपका चंद्रमा बैठा होता है वो आपकी चंद्र राशि कहलाती है। हम उसी से नाम निर्धारित होता है। नाम निर्धारित होते हैं, आपका सोचने का तरीका, आपका मनस कैसा है वो आपको चंद्र राशि बताती है। आपके भाव कैसे हैं, आप इमोशनली किस तरीके से बिहेव करोगे, ये सारी चीज आपकी चंद्र राशि बताएगी। जैसे ये 9 नंबर की कुंडली है, चंद्रमा हमारा यहाँ बैठा है 10वें भाव में। ये कौन सी राशि का इनका जन्म हुआ? कन्या। कन्या का। अब यही इनके जन्म के समय चंद्रमा 2 नंबर में था तो इनका चंद्र राशि हुई वृषभ, ठीक है ना? ये क्लियर है सबको? चंद्र राशि और लग्न
में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? कुंडली होगी ना, जस्ट हाँ उसमें देखना, कुंडली सबके पास होगी, है ना? हाँ हाँ ठीक है, उसमें सिर्फ आपको कुछ कोई ग्रह नहीं देखना, सिर्फ चंद्रमा देखना, चंद्रमा कौन से नंबर राशि में बैठा है, हाँ। बस आपको वो पता होना चाहिए कि मेरी चंद्र राशि क्या है, मेरी लग्न क्या है, सिर्फ इतना इतना देखना है आपको अभी। गुड। मैम आपने करण कितने बताए थे? 11 करण 11 11 अभी उनको हम करेंगे, आगे डिटेल में करेंगे, सारे नाम उनके डिटेल्स वगैरह वो सब देखेंगे अपन लोग अभी बाद में। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज के जो कंटेंट रहा है उसके अंदर वो सबको क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जैसे जिसका जैसे मॉर्निंग में जैसे बर्थ हुआ है तो उसका जैसे सूर्य लगन रहेगा, हाँ, और जिसका जैसे इवनिंग में हुआ तो उसका चंद्रमा लगन रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैम ऐसे कैसे पता लगेगा कि चंद्रमा कहाँ पे होगा या सूर्य कहाँ पे होगा? देखो, वो जैसे किसी का जन्म हुआ जी तो उस समय पे मैं एक मिनट, मैं आपको अभी का इस समय का बताती हूँ। जी। जैसे अभी इस समय क्या टाइम आ रहा है, 9:50 हो रहे हैं। जी अभी अगर किसी का जन्म होता है, हाँ जी मैं शेयर करती हूँ, देखो इस समय अगर किसी का जन्म हो रहा है तो यहाँ पे क्या आया, 7 नंबर आया, है ना? ओके 7 नंबर लिखा, मतलब ये तुला लगन के कुंडली है? और ठीक है अभी अभी अगर हम इसमें चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा यहाँ पे 8 नंबर में आ रहे हैं इस समय। ओके। मैंने बताया था ना, सोम भी लिखा होता है कहीं कहीं सोम पे, भी होता है, ठीक है। है ना? हाँ, तो इनकी लगन क्या है, तुला, तुला 7 नंबर लगन में आया। जी। और इस जातक का चंद्र राशि क्या हुई, वृश्चिक, वृश्चिक है ना? ठीक है। हाँ, ये हमेशा आप वो मत समझिए कि सुबह हो रहा है तो सूर्य लग्न में हो गए, शाम को हो रहा है तो चंद्र लग्न में होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना? वो ठीक है जब सुबह लगन उदित होती है उस समय का बताया जा रहा है कि जिस राशि के अंदर सूर्य गोचर कर रहे होते हैं उस लगन से उदित होती है। ओके ओके दी। रोज सुबह लगन उसी से उदित होती है ना? ओके हाँ जी। ठीक है। पूनम जी भी आए हैं क्लास में। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जैसे 11 नंबर में चंद्रमा ये बैठे हुए हैं, मून है अपने, तो फिर ये अपने चंद्र राशि कुंभ हुई उस हिसाब से। हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए इस तरीके से ही निकालने हैं। इसी तरीके से निकाल। अच्छा ठीक है, थैंक जय श्री राम एवरीवन। आज का एकदम बेसिक क्लास था बिल्कुल, ठीक है। और किसी भी ज्योतिष या कोई भी कला सीखने की ना एक ही सबसे बड़ी चीज है, प्रैक्टिस। ठीक है, आपको प्रैक्टिस तो रोज करनी पड़ेगी। दीप्ति जी ने आज बहुत सिंपल बहुत बेसिक तरीके, पूरी क्लास में थी मैं, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक, जिसको कुछ नहीं आता, जीरो, वहां से वो लेके चलेंगे आपको। और जिनको बिल्कुल नहीं आता, उनको डिफिकल्ट है, जिनको थोड़ा आता है उनके लिए इजी है, बट सबको साथ लेके चलेंगे। इसका उन्होंने बताया कि हर आप सभी लगन से वो बनाइए, सभी कुंडलियां बनाइए, मेष लगन की, जो वृष लगन की, जो भी है। इसके साथ में बस एक ही पॉइंट मैं ऐड करूंगी कि ये जो दीप्ति जी अगली क्लास में आपको सॉफ्टवेयर वगैरह सब सिखा देंगे, आपके पास जो भी कुंडलियां हो अपने बच्चे की, या उनको भी देख सोचिए उसका लगन क्या है, उसकी चंद्र राशि क्या है, वो आप जल्दी याद करेंगे उस चीज को, आपको जल्दी वो चीज आएगी। बस इतना सा उसमें ऐड ऑन करिए कि मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, मेरे बच्चे की क्या है, मेरी फैमिली में किसी जिनको भी क्लोज दोस्त की क्या है, वो क्या है। तो जिससे क्या है, माइंड जब हमारे नोन की होती है ना, अब ऐसे बनाओगे कोई लगन
1 नंबर 2 नंबर तो याद नहीं रहेगा, लेकिन जानकार की बच्चे की दोस्त की जब बनाओगे ना, अरे उसकी तो वो 8 नंबर वृश्चिक राशि है। तो जब दीप्ति जी आपको वृश्चिक राशि एक्सप्लेन करेंगे, वो समझाएंगे वृश्चिक राशि के गुण क्या होते हैं मेष, उस टाइम आप उस इंसान को कनेक्ट कर पाओगे। और वो कनेक्ट कब कर पाओगे, जब आपको पता होगी कि उसकी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लगन है। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा एड ऑन मेरी तरफ से है कि अपने एक नोटबुक, न्यू नोटबुक बनाइए, दीप्ति जी ने बता ही दिया होगा। हर लगन बनाइए और उस लगन में के साथ में अपने जानकार की भी कुंडली बनाइए। डे 1 से ही ये चीज शुरू करिए, क्योंकि प्रिडिक्शन जिस दिन दीप्ति जी ने राशियां समझानी शुरू करी, उस दिन प्रिडिक्शन आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बस, लेकिन उसको कनेक्ट कैसे करोगे? कनेक्ट तभी करोगे ना कि मेरे बच्चे की तुला राशि है, अच्छा इसमें ये गुण मिलते हैं, और आपको याद भी रहेगी वो चीज। ठीक है, बस इतना सा ऐड होना है। और कोई भी चीज सीखते हैं, अगर प्रैक्टिस रेगुलर नहीं करेंगे तो वो नहीं ऊपर से जाएगी, और रोज प्रैक्टिस करेंगे तो वो अंदर आ जाएगी अपने आप। ठीक है, इतना सा ही मेरा इसमें एड ऑन था। बाकी बहुत बढ़िया क्लास थी। आपके कोई भी डाउट हो, ग्रुप में आप पूछ सकते हैं ऑडियो भेज के, और वैसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोग इसमें प्रैक्टिस भी करवाते जाएंगे, वो दीप्ति जी आपको करवा देंगे। ठीक है, और भी कोई आपके डाउट हो तो आप दीप्ति जी से पूछ लीजिए। मेरी तरफ से इतना ही एड ऑन था कि कुंडलियां अभी से दोस्तों से मांगना, रिश्तेदारों से मांगना, फ्रेंड्स की इकट्ठी करनी शुरू कर दीजिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए, अब दीप्ति जी आपका कुछ रहे तो बता दीजिए। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को। तब तक जो चीज बोली है उसको करिएगा, हम आगे बढ़ेंगे उसमें ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।